अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लासिक स्मार्ट स्टार्ट CSS। आज जो हम एडिटोरियल पढ़ेंगे वो है अ डिकेड टू नोवेयर। इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप क्राइसिस को, पाकिस्तान का IMF के पास जाने को, साथ साथ जो नैब के केसेस चल रहे हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और एक ये हमें जो एडिटोरियल रिच डेटा देता है वोकेबलरी के लिहाज से, इस डेटा की वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है। इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो ये है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें एडिटोरियल का टाइम जो है असाइन कर लेना चाहिए दिन में किसी भी टाइम। जैसे कि अगर डेली जो है ना एडिटोरियल 9 बजे शाम के अपलोड हो जाया करेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट डे अगर मतलब आज एडिटोरियल अपलोड नहीं हो सका किसी भी वजह से, और अगर वो एडिटोरियल मैंने अपलोड करना है तो वो नेक्स्ट डे सुबह के 12 बजे से पहले अपलोड हो जाया करेगा। तो इस तरह आप लोगों को भी आसानी होगी और मुझे भी होगी। अगर इसके अलावा कोई और टाइम आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। चलें फिर आज के इस एडिटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। It has been a decade that we would rather forget. It has not been the best of time for Pakistan as the country lurched from one crisis to another. The death of hope has made future prospects more uncertain. The overall crisis of leadership has never been so pronounced. Despite two elections, the democratic political process remained fragile. The country has already moved to becoming a DRG with an ineffectual civilian government virtually playing second fiddle to the military. The awakening of democratic institutions has provided a greater opportunity to forces outside the government to get more deeply involved in manipulating politics while attempting to thwart basic rights. पहले दो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। पहले इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है कि एक डिकेड का अरसा गुजर चुका है। डिकेड 10 सालों का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये 10 साल का अरसा पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर नहीं हुआ। इन 10 सालों के अरसे में पाकिस्तान एक क्राइसिस से निकल कर दूसरे क्राइसिस में जाता रहा है। फिर उसके बाद इस सारे सूरत हाल को अगर हम एनालाइज करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये सारी सूरत हाल लीडरशिप क्राइसिस की तरफ जो है ये सारी जो सिचुएशन है लीडरशिप क्राइसिस की मिसाल है। अगर लीडर अच्छा होता तो ये सिचुएशन ना आती। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है क्योंकि अब पिछले देखे 2 इलेक्शंस हमारे हो चुके हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है उनकी बात हो रही है। जैसे जरदारी की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, फिर नवाज शरीफ की आई, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आई है। तो उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही है, 2 इलेक्शन हो गए हैं, उसके बावजूद हमारी जो हमारे सिविलियन जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं। और जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट आई है ये भी मिलिट्री की से जो है मिलिट्री की ही एक मिसाल है। मिलिट्री से एडवाइस लेती है, जो वो कहते हैं वही कर रही है। इसके साथ साथ जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं वो जो हैं पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पा रहे। More worrisome is that under a democratically elected government, there is now a more to stifle freedom of expression and plurality of views through unannounced censorship and other forms of pressure exerted by security agencies. The populism is increasingly manifested in rising authoritarianism, thus understanding democratic political culture. The 2010s have seen further erosion in the rule of law. इस सारे में पहली जो सिचुएशन कही उसके वर्स्ट सिनेरियो की तरफ बोला। यहाँ पे ये कहा है 2010 में जो है जो जितनी भी हुकूमत है उसका रूल ऑफ लॉ जो है वो कमज़ोर रहा है। फिर इसमें ये बात हो रही है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? लोगों को आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, लेकिन उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को किसी ना किसी तरीके से प्रेशर दे के रोक लिया जाता है। वो अपनी बातें उस अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते और पॉपुलिज्म डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जिनका IR से थोड़ा सा इंटरेक्शन है, जो IR का सब्जेक्ट रखते हैं, वो पॉपुलिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा जानते होंगे। पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह के अगर पूरी पॉपुलेशन
पॉपुलेशन जो है उसको कोई चीज़ जो है वो सोचती है कि ऐसा होना चाहिए, तो ये जो पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कॉमन पीपल अपनी राय को एक्सप्रेस करते हैं और वो उसी के रिलेटेड जो है चाहते हैं उस रिलेटेड सारा कुछ हो जाए, तो उसको हम पॉपुलिज्म कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है ये भी बढ़ रहा है लोगों में। एक तो दूसरों के इनटॉलरेंस भी खत्म होती जा रही है, हम जो है चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते। The state has seldom been so fractured. The accountability process, mainly targeting the opposition, has widened the fault lines in existing power structures. Starting from Panama Papers scandal in 2016, that led to judicial removal from office of Nawaz Sharif and his conviction. Most opposition leaders are now either in prison or facing indictment on corruption charges. क्या बात हो रही है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी का बात करती है, लेकिन इनकी जो फॉल्ट है वो इसी अकाउंटेबिलिटी में है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी कर रही है। अपोजिशन पार्टीज में फिर उन्होंने 2016 का केस, पनामा केस का जिक्र किया, जिसमें नवाज शरीफ को जो था वो उनको हटा दिया गया था, इस बात का जिक्र किया गया। और फिर उन्होंने कहा है कि बहुत सारे अपोजिशन लीडर जो हैं वो अब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं या किसी न किसी वजह से उन लोगों को जो है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है। राइजिंग authoritarianism is undermining democratic political culture and basic rights in Pakistan. The selective application of NAB law enforces the allegation of a political witch hunt. Many politicians and bureaucrats are languishing in jail for months without being formally charged. The situation is fast becoming untenable. What happens next is not hard to guess. इस पैराग्राफ में ये डिस्कशन हो रही है कि नैब जो है उसके जितने भी लॉज वगैरह हैं वो अपोजिशन वगैरह की पार्टीज पे लग रहे हैं और जो पार्टी जो कमांड में है उसके ऊपर नहीं है। ये एक तरह से ऐसा ही है जैसे मोहरा बना के इनको ना वो किया जा रहा हो कि नाम हो कि इस बंदे को टारगेट करना है, इसको करना है, इसको करना है। तो उसमें नेक्स्ट डिस्कशन में ये हो रहा है काफ़ी पॉलिटिशियन और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर अभी कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई और नैब बजाय उन चीज़ों को हल करने के नए उसमें लग गई है। और ये ऐसी सिचुएशन है कि जो टाइम गुजरने के साथ काफ़ी वर्स हो जाएगी और अब मुस्तकबिल के सिचुएशन के बारे में सोचना या अंदाज़ा लगाना जो है इस वक्त अहमकाना बात है। The decade witnesses the deadliest terrorist attack in the country's history when on December 16, 2014, the Pakistani Taliban took their campaign to a restless new level with an assault on a school in Peshawar that killed 141 people, 132 of them school children. फिर इसी डिकेड के यानी इन्हीं 10 सालों के अंदर एक और हादसे का जिक्र किया गया है, वो ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे उन्होंने अपनी जो भी तहरीक थी वो ले गई थी स्कूल चिल्ड्रन पे। उन्होंने जो अटैक किया था एपीएस पेशावर पे उसके बारे में जिक्र किया गया है कि 141 में से जो थे उनमें से 132 जो थे वो बच्चे थे जो इस अटैक में जिनको जो है जिनकी वफात हुई। The attack on Army Public School demonstrated how the Tehreek-e-Taliban Pakistan had often targeted the country's most vulnerable citizen, described as Pakistan's 9/11. The incident should have been a turning point in the country's battle against military and violent extremism, but unfortunately it didn't happen. फिर इन्होंने इसी चीज़ को बात की है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी उन्होंने उन लोगों के ऊपर जो अटैक किया जिनके जो सबसे ज़्यादा कंट्री में वीक थे। फिर इन्होंने कहा कि जो हमारा 9/11 का इंसिडेंट था हमारी कंट्री को उससे सीखना चाहिए था, जबकि उन्होंने इससे कुछ खास नहीं सीखा गया और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इस चीज़ को इन्होंने कहा है कि हमारी कंट्री जो है इस तरफ ज़्यादा जा रही है। अगला पैराग्राफ जो है वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ऊपर है, उसको हम देख लेते हैं। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म remains a major threat to country's stability. There are serious questions about the state's capacity and willingness to counter radical sectarian groups. The authority of states virtually crumbled when in 2017 hundreds of zealots belonging to a radical Islamic group brought the capital to a standstill for several weeks.
What is more troubling is the flame of bigotry are sweeping across the country, creating a dangerous con- conflicts of religion and politics. अब बात हुई है कि हम वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात हुई है कि हमारी कंट्री को इस चीज़ से ज़्यादा खतरा है, ये कंट्री को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आने दे रही, ये हमारी कंट्री के लिए एक थ्रेट है। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट वगैरह जो है वो इस काबिल भी है कि वो इस तरह के सेक्टेरियन क्राइसिस जो होते हैं उनसे लड़ पाए, उनका सामना कर पाए? फिर उन्होंने 2017 का जिक्र किया गया कि जिस तरह लॉकडाउन हो गया था इस्लामाबाद का, तो इस तरीके से आपका जो फेडरल एरिया था वो लॉकडाउन किया हुआ था, और कंट्री का जो मईशत का पहिया जो है वो उस तरीके से सही तरीके से चल नहीं पाया। इसका उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद कहा है कि इस सिचुएशन को मद्देनजर रख के हमें ये देखना चाहिए कि अभी भी हम इन चीज़ों को का सामना कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा रिलीजियस और पॉलिटिक्स दोनों जो है आपस में एक दूसरे को मिलाया जा रहा है, और उस रिलीज मतलब मज़हब के को रख कर पॉलिटिक्स की जा रही है, या पॉलिटिक्स से मज़हब को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। Surely, Pakistani security forces have been successful in defeating insurgency in the former tribal areas, and there has been marked decline in terrorist attacks. But there is a danger of losing those gains in the absence of a coherent national security strategy to deal with the problem. यहाँ पर फिर इन्होंने बात किया कि फाटा का जो था वहाँ पर जितने भी ट्राइबल एरियाज थे उनके ख़त्म किया गया, उनको पूरा जो हब था टेररिस्ट का वो सारा कुछ ख़त्म किया गया, मगर क्या ये जो इतना कुछ हमने हासिल किया है कि इसके लिए हमारी कोई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है कि हम इस आगे तक इससे फ़ायदा उठा सकें, या हम हमारा जो है टाइम टू टाइम ये हमने जो कुछ भी गेन किया था वो लूज हो जाएगा? The integration of farmer fodder with Khyber Pakhtunkhwa has been a remarkable development, but the challenges of bringing the population in the political and economic mainstream are enormous. Political instability and the absence of government made the task much more difficult. यहाँ पर फिर इन्होंने बात की है कि जो खैबर पख्तूनख्वा को फाटा को दोनों को मिलाया गया है, इससे क्या हुआ कि आपको अभी पिछले दिनों पे हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है उस एरिया में, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, उनको आप पॉलिटिक्स की तरफ ला रहे हो, तो आपको उस रीजन पे ज़्यादा फोकस हो जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि क्या हम ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? The economy has remained the biggest challenge for successive government in the past 10 years. The last two governments went to the IMF for bailouts, but they were not able to bring long-term structural reforms needed to put the economy on a suitable course of progress. Pakistan is in a greater financial mess 3 years after the completion of last IMF program. यहाँ पाकिस्तान का आईएमएफ के पास जाने के बारे में लिखा गया है कि जितनी भी गवर्नमेंट आई वो इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर नहीं कर पाई, और दोनों गवर्नमेंट जो भी थी उनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा, उनसे कर्जा लेने पड़े, और जैसे ही लास्ट कर्जा जो था वो खत्म हुआ उसके 3 साल ही गुजरे और हमारी इकोनॉमी को दोबारा डाउनफॉल ऐसा आया कि हमें दोबारा जाना पड़ा। तो इसके लिए कोई सिचुएशन होनी चाहिए जो इस चीज़ को हैंडल कर पाए। Now the PTI government has gone in for an IMF program under for more adverse conditions. Surely the macroeconomic situation has shown signs of improvement, but it's not enough. There are still questions about whether Imran Khan and his economic team have any long-term vision for economic revival. यहाँ पर फिर उन्होंने बात की है इकोनॉमी से रिलेटेड के पीटीआई की गवर्नमेंट है, उन्होंने ज़्यादा मुश्किल जो कंडीशन है उनके ऊपर आईएमएफ के प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। क्या वो इसको मीट कर पाएंगे? क्या वो ऐसी सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी बना पाएंगे जो लॉन्ग टर्म चले? क्या इमरान खान का और उनके जो उनके साथ जितनी भी उनकी टीम है, क्या उनका ये विजन है कि नहीं है? A major challenge is how to transform a crumbling structure and address the key constant to economic growth. Pakistan will have to overcome the barriers to structural transformation that have been stifling its development in the previous decade. Partial and half-hearted reforms cannot take Pakistan out of the current morass. It is not just about economic growth but also the welfare of the people that matters. अच्छा, फिर उन्होंने कहा है जितने भी चैलेंजेस आए हैं उनको जो है हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों की तरफ जो है फोकस होना चाहिए कि हम इनको
कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। काफ़ी स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अब तक जो है इस सिचुएशन में रखा है, तो हमें प्रॉपर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। आप जो है कुछ अमेंडमेंट्स लाके इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करके चलना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको लोगों की बेहतरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। The security of the country is threatened by a failing economy, population explosion, poverty, and environmental degradation. A massive youth world and a rising uneducated and unskilled population with few prospect of finding productive employment presents a terrifying scenario. Failure to address these problems could lead to the country sliding further into the chaos of poverty. यहाँ पर इन्होंने ऐसे के एस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। देखें सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट्स हैं कि किन पॉइंट्स पे फोकस किया जाए वो सारे बताए गए हैं। फॉलिंग इकोनॉमी होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूज वेल्थ, पॉवर्टी, अनस्किल्ड पॉपुलेशन, इन सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। कहते हैं कि ये इन सारों को अगर हम मीट कर पाएंगे तो मुल्क बेहतर होगा, वरना हम जो है ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जा सकते हैं। फिर आगे जो है अगले पैराग्राफ में एक फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ कश्मीर इशू के ऊपर है। दोनों को इकट्ठे देख लेते हैं। Pakistan has one of the highest population growth rates in the world, offsetting efforts to improve social indicator. With a 2.4% growth rate, the population has crossed the 208 million mark, making it the world's fifth most populous country. It is sitting on a potential demographic disaster with more than 60% of its population under 25 years of age. The inability of state to productively utilize a large young generation could cause further social dislocation and conflict. यहाँ पर इन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिए कि पाकिस्तान की ग्रोथ किस हद तक बढ़ रही है, 208 तक पहुंच चुकी है। उसमें फिर उन्होंने कहा कि जिसमें सारी यूथ है और हम इनको प्रोडक्टिवली इनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे और ये सिचुएशन आगे जाके वर्स हो जाएगी। Pakistan's foreign policy challenges have not been less daunting in the last decade. When extremely problematic relation with US, growing tension with India, and worsening conflict in Afghanistan, Pakistan has been in difficult situation on the external foreign too. India's action to annex occupied Kashmir and its growing belligerence has created a very dangerous scenario. यहाँ पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कहा है फॉरेन पॉलिसी। अब देखें पाकिस्तान के बॉर्डर को देखें, एक तरफ हमारा इंडिया आ रहा है, एक तरफ हमारा अफगानिस्तान आ रहा है। हमने इंडिया के साथ भी बिगाड़ रखी है, हमने अफगानिस्तान के साथ भी बिगाड़ ली है। तो वो ये कह रहा है कि हमारी एक्सटर्नल जो है स्टेज पे वहाँ पे भी हमारी अच्छी पोजीशन है, हम दोनों मुल्कों के साथ ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर दोनों के साथ हमें खतरा आ गया है। और जबकि इंडिया ने अब अपना जो नई जो पॉलिसी लाई है जिसके तहत उन्होंने कश्मीर को साथ लगा लिया है, वो जो है उसको अगर देखा जाए तो ज़्यादा बुरी सिचुएशन आ चुकी है। Adroit handling of Indian escalation in February last year by Pakistani leadership has forced New Delhi to pull back, but the stakes for Pakistan are still high. With artillery guns blazing along the line of control, the situation remains violent and even a minor incident could cause it to spiral out of control. यहाँ पे फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, इतने अच्छे से हैंडल किया है कि इंडिया को जो है अपने सारी फोर्सेस को न्यू दिल्ली, इंडिया का कैपिटल है, उधर से वापस बुलाना पड़ गया है। और लेकिन पाकिस्तान फिर भी एक अच्छी स्टेज पे नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमें हमेशा इंडिया की तरफ से खतरे लायक होते हैं और थोड़े सा भी मिस हैंडलिंग होगी तो सिचुएशन वर्स हो सकती है। Undoubtedly, Pakistan has played a very important role in facilitating negotiation between the US and Afghan Taliban that have shown significant progress, but there is no probability of the Afghan war ending soon. To deal with these enormous internal and external challenges, the country needs political stability and leadership that is not stuck in the past and has a vision for change. आखिर में जो है राइटर ने अपना स्टांस दिया है कि हमें इतने सारे चैलेंजेस हैं, वो उन्होंने सारे चैलेंजेस पहले गिनवाए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यूएस और अफगानिस्तान तालिबान के जो मुज़ाकरात हैं वो अच्छी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन ये वॉर इतनी जल्दी एंड नहीं होगी। तो
हमें जो इतने सारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें लीडरशिप चाहिए, और ऐसी लीडरशिप चाहिए जो पास्ट में ना अटकी रहे और जो पुरानी चीज़ों पे ना गौर करे, वो एक विजन रखे फ्यूचर का और वो सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाए। इसके साथ साथ आज के एडिटोरियल की मैंने वोकेबलरी जो है अलग से फाइल बनाई है। ये वोकेबलरी की फाइल है, आपको शेयर हो जाएगी जो फेसबुक का ग्रुप है उसके अंदर। ये वोकेबलरी की पूरी फाइल फेसबुक के ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी, और अगर मुझे टाइम मिला तो इस पर मैं वीडियो लेक्चर बना के इसको याद करने के आसान तरीका भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।